किसी को जीतने के लिए किसी को हारना जरूरी नहीं है। ये जो आइडियोलॉजी है कि आपका रिपीट कस्टमर पे वैल्यू कम होगा, वो एक बहुत आर्टिफिशियल थॉट प्रोसेस। हमने जब चालू किया था हमारे पास कोई गॉडफादर नहीं था इंडस्ट्री में। बहुत लोगों को लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम दिखा है, मुझे ये सॉल्व करना है। आप लोगों से समझो, अगर आपको पता है एक सेगमेंट में आपका बिकेगा, आप पहले उस सेगमेंट की राजा बन जाओ। एक बार वो एस्टैब्लिश हो जाए, उसके बाद परसिस्टेंट रहो, टाइम लगेगा। प्रोडक्ट ट्रायल एंड अडॉप्शन फॉर एन अर्ली स्टेज कंपनी इन रिटेल इज वेरी डिफिकल्ट। आज हम बात करने वाले हैं D2C के बारे में, बट उस D2C को किस तरीके से इंटरनेशनली एक्सपेंड किया जाए विद डिजिटल मार्केटिंग और विदाउट डिजिटल मार्केटिंग। हम हनी की पूरी इंडस्ट्री को समझेंगे। आज जो हमारे साथ में गेस्ट है ना, वो बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं। वो B2B काम कर रहे हैं, B2C कर रहे हैं, शार्क टैंक पे भी आए थे और हनी का काम भी कर रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वेलकम। हाय, मेरा नाम है पारस वतनानी। मैं हूँ हनी ट्विक्स का को फाउंडर और CEO। हनी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो इंडस्ट्री को, कि इंडिया में कैसे इंडस्ट्री है या इंटरनेशनली कैसे इंडस्ट्री है, हनी आता कैसे है और कितने टाइप की हनीज होती है। बेसिकली मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता हनी के बारे में। हम तो एक डब्बा बैग हनी लेके आते हैं, खा लेते हैं, पता नहीं सही है या फिर गलत है। तो इस माइंडसेट से बताओ। तो पहले तो हनी जो होता है वो बी फार्म से आता है, जहाँ बी कीपर्स हनी को एपेरीज कहते हैं। तो दो तीन तरीके से हनी बनता है। जो मोस्ट पॉपुलर है मैं वो बताता हूँ। एपेरीज से बनते हैं, जो आप वो बॉक्सेस देखते हो उसको कहते हैं एपेरीज। अब वहाँ से जो हनीकॉम्ब से जो हनी निकाला जाता है वो हनी, वो रॉ हनी होता है। पहला पूरी दुनिया में रॉ अनफिल्टर्ड हनी से उसमें पोलन होते हैं। जो बीज के जो फ्लोरा जो वो कलेक्ट करते हैं उसमें पोलन होते हैं। तो वो पोलन फिल्टरेशन एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो कोई भी रॉ हनी को पोलन निकाला जाता है, बिकॉज मोस्ट डाइट्स आप पोलन से यूज टू नहीं हो। वो पोलन एलर्जी लोग बोलते हैं, वो वहां से एक कनेक्शन भी है। तो दो चीजें रुको यहाँ पे। हाँ। एक, जो हनी हाइव में आ रही है वो कैसे आ रही है? फूलों से आ रही है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से आती है। करेक्ट। तो वो कैसे आती है? हाँ, तो उसको एक लेवल और पीछे ले लेते हैं। जो मधुमक्खी है वो पहले फूलों पे जाती है। आप अभी आपको नॉर्मली आप दो तरीके के हनी के बारे में सुनते हो। एक होता है मोनोफ्लोरल, एक होता है मल्टीफ्लोरल। मोनोफ्लोरल का मतलब है कि सिर्फ एक फूल से जो हनी कलेक्ट हुआ है, उसका जो नेक्टर निकला है, वो जो बी ने छोड़ा है, वो मोनोफ्लोरल हो गया। ठीक है। मोस्ट हनी ओरिजिनली जो होते हैं वो मोनोफ्लोरल होते हैं। और कोई जगह पे होता है कि आप कोई कंट्रोल नहीं है, 10 तरह के फूल हैं, वहां से आ रहा है। बट मेजॉरिटी जो बनता है वो मोनोफ्लोरल को आप ब्लेंड में कन्वर्ट करते हो। तो 4, 5, 10 तरीके के मोनोफ्लोरल हनी को फिर कोई भी कंपनी अपने टेस्ट प्रोफाइल के हिसाब से या जो भी उनका जो ब्लेंड बनाने का तरीका है उससे एक मल्टी फ्लोरल हनी बनाते हैं। आज पूरी दुनिया में जो हम मेजॉरिटी ऑफ हनी हम खाते हैं वो मल्टी फ्लोरल हनी है। तो अगर सिंगल फ्लोरल की बात करके चले तो उसका टेस्ट एकदम अलग होता है। तो मैं एक एग्जांपल दूं, हमारे पास एक मोनोफ्लोरल हनी है जिसका है लीची हनी, नेचुरल लीची हनी। अब बहुत लोगों को लगेगा कि लीची का मतलब फ्रूट हो गया, उसमें टेस्ट आना चाहिए फ्रूट का। बट बिकॉज जो लीची फ्लावर से आता है उसका टेस्ट प्रोफाइल है थोड़ा मीठा है, उसमें कोई इन्फ्यूजन नहीं है, कुछ अलग से ज़्यादा डाला नहीं जाता है। वो सिर्फ बिकॉज जो फ्लोरा का जो उसका तरीका है उसकी वजह से वो मीठा है। अलग मोनोफ्लोरल का थोड़ा सा एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे अगर आप यूकेलिप्टस ले लो, उसका थोड़ा टेस्ट प्रोफाइल अलग होगा। इसीलिए जब ब्लेंड बनाया जाता है, अब क्योंकि टेस्ट जो प्रोफाइल आप बना रहे हो उसमें आप थोड़े थोड़े अलग मोनोफ्लोरल हनी ला रहे हो ताकि आप सही टेस्ट प्रोफाइल का ब्लेंड बना सको। अब इसी के अंदर मैंने कहीं से सुना था कि वो जो हनीज आ रही है, एक तो नकली आ रही है जिसमें सिरप डाल देते हैं और सिरप डाल के कॉस्ट को कम कर दिया जाता है। दूसरा मैंने एक और सुना है कि फूल लेते ही नहीं है, एक डब्बा लेते हैं, इसमें चाशनी डाल देते हैं, उसके पास में रख देते हैं बीहाइव को, वहीं से इकट्ठी करती है। तो वो क्या होता है? तो यार देखो, आज के टाइम में एडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हनी में। तो दो चीजें हो रही है। एक, बीज मर रही है, बिकॉज क्या हो रहा है कि एथिकल बी कीपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आज तक दुनिया में काफी वीक है। एथिकल बी कीपिंग क्या होती है, पहले मैं 1 मिनट में वो बताता हूँ। तो एथिकल बी कीपिंग, एक बी जो है वो अपने लाइफ टाइम में नॉर्मली 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून हनी देती है। अब वो कम क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर उनको खाने के लिए कुछ ना बचे तो वो लाइफ स्पैन ऑटोमेटिकली, आप सोचो अगर आपके पास 15 दिन कुछ खाने के लिए ना हो, ऑटोमेटिकली आपका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, और काफी आज ब्रांड्स इवॉल्व कर रहे हैं कि आप पूरा हनी जो नेक्टर निकल रहा है वो पूरा नहीं ले रहे हो एपियरी से, आप 60-70% ले रहे हो, बाकी आप 20 के लिए छोड़ रहे हो ताकि उनका लाइफ स्पैन बढ़ सके और वो
थोड़ा ज़्यादा हनी भी प्रोड्यूस कर सके, बट वो अपने लाइफ स्पैन पे फोकस कर सके। एथिकल बी कीपिंग एक वो हो गया। दूसरा बात हो गया ये अडल्ट्रेशन का बात। अब आप जब देखते हो कि बी कीपर्स जो है, जो प्राइस पे वो बेचते हैं नॉर्मली, वर्सेस जो काफ़ी ब्रांड्स जो है जो मार्केट में बेच पाते हैं, दो तरीके से आप वो प्राइस पे बेच सकते हो जहां पे बहुत लोग बेच रहे हैं। या तो आप लॉस करके मार्केट शेयर कर रहे हो, जो वो मार्केटिंग गेम हो गया पूरा, या आप कुछ कर रहे हो जिससे आपका कॉस्ट उससे भी कम है जिससे बी कीपर्स दे रहे हैं। एक सबसे कॉमन अडल्ट्रेशन मेथड जो हनी में है वो ग्लूकोज एडिशन है। तो हनी क्या है? हनी है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, दो नेचुरल हाई वैल्यू शुगर्स, ठीक है, उसके दो इंग्रेडिएंट्स हैं हनी में। अब कोई आर्टिफिशियली जब ग्लूकोज ऐड करे, ग्लूकोज बहुत सस्ता है, जो आपने कहा ग्लूकोज बहुत सस्ता है, उससे क्या होता है आपका प्रोडक्शन साइज जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया, आपने प्राइस गिरा दिया। अब बहुत सारे टेस्ट जो आए हैं अब, जो उसको वैलिडेट करते हैं कि इसमें कोई भी फॉर्म ऑफ अडल्ट्रेशन है या नहीं है। तो एक अडल्ट्रेशन होता है ग्लूकोज एडिशन से, दूसरा होता है कि आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो जो प्रोडक्शन है, तो आप एंटीबायोटिक्स या पेस्टिसाइड्स यूज करते हो, राइट? जो फ्लावर्स हैं आप पेस्टिसाइड्स यूज करते हो ताकि वो ज़्यादा फ्लोरा निकले, जो बीज है वो ज़्यादा फ्लावर्स पे जा सके, एक्सेट्रा। तो ये दोनों मैकेनिक्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब आप एडल्ट्रेशन का सोचते हो। एक सर्च है उनमें कि मुझे जानना है कि ये प्योर है या नहीं है। तो आज आप देखो कि पिछले 1.5 साल में या 2 साल में बहुत ब्रांड्स ने लैब टेस्ट रिपोर्ट्स डिक्लेयर करना चालू कर दिए। तो वो एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है जो आ रहा है, बट अडल्ट्रेशन का इशू है आज इंडिया में। तो मैंने ऐसा सुना था FSSAI अलाउ करता है कुछ परसेंटेज ऑफ एडल्ट्रेशन के अंदर। टेक्निकली कोई अलाउ नहीं करता। तो हनी जो है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है। आप जैसे ही अडल्ट्रेट करते हो, जैसे मैं कहता हूँ कि आप कोई भी इन्फ्यूजन बनाते हो, अडल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि कोई एक फॉरेन पार्टिकल आपके जो एक कोर इंग्रेडिएंट या नेचुरल इंग्रेडिएंट उसमें ऐड किया जाता है। अब जैसे हम बनाते हैं लेमन इन्फ्यूज्ड हनी या सिनेमन इन्फ्यूज्ड हनी, हम सिनेमन लेते हैं और हनी में डालते हैं, वो टेक्निकली हो गया, उसको हम बोलते हैं इन्फ्यूज्ड हनी, बट वो एक फॉर्म ऑफ एडल्ट्रेशन है। बट वो एडल्ट्रेशन है फॉर क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। आज मैं उसको सिर्फ हनी नहीं बोल सकता। द मिनट आप उसमें कुछ ऐड कर दिए हो, उसको आप हनी नहीं बोल सकते। तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई एडल्ट्रेशन या कुछ भी हो रहा है, उसको प्योर हनी बोला ही नहीं जा सकता। तो मतलब जो बड़े ब्रांड्स हैं उनमें से कुछ ब्रांड्स कर रहे हैं एडल्ट्रेशन। यार वो कोट करना बहुत बायस चीज़ होगा, बट मैं ये कहता हूँ कि आप प्राइस पॉइंट देखो। आज आप सोचो कि बी कीपर्स क्या प्राइस पे मार्केट में बेच, आप आइडिया के लिए बताओ। समझो 150 से 200 रुपए पे मार्केट में बी कीपर्स बेच रहे, 200-250, डिपेंडिंग ऑन आप क्या प्रैक्टिस यूज करते हो बी कीपिंग में, 150 से 250 के बीच में आप बी कीपर से खरीद रहे हो। अब उसके बाद आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हो, पैकेजिंग कर रहे हो, वो सब प्रोसेसेस ऐड हो रहे हैं जब तक मार्केट में जा रहे हैं। फिर आप देखो ट्रेड मार्जिन आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर सब मिला लो। अगर आप 400 के नीचे बेच रहे हो प्राइस पॉइंट पे किलो का, तो आप या तो नुकसान कर रहे हो या तो कुछ और गेम खेल रहे हो। या यही दो तरीका हो सकता है, क्योंकि और कोई तरीके से आप उसको प्राइस को जो बी कीपर्स की कॉस्ट है उसको कम नहीं कर सकते, अनलेस आपके खुद के बी फार्म्स है, आप बना रहे हो, आप खुद ही बेच रहे हो। बट मेजोरिटी ऑफ बड़े ब्रांड्स जो वो ये नहीं कर रहे, वो बी कीपर्स के साथ काम करते हैं, हनी प्रोक्योर करते हैं, पैकेजिंग ब्लेंड बनाते हैं, पैकेजिंग करते हैं और बेचते हैं। और इसमें एक और एडल्ट्रेशन नहीं है, बट मुझे किसी ने बताया था ये शॉर्टकट तरीका है कि वो क्या करते हैं, ड्रम के अंदर चाशनी भर देते हैं और कोई फूल नहीं होते हैं, तो बीज चाशनी से ही नेक्टर इकट्ठा करके हनी बनाती है। वो इतना नहीं हो सकता है, होता होगा कोई कॉन्टेक्स्ट में, बट क्योंकि उनको फूल चाहिए ना जहाँ से वो नेक्टर बनता है, वो उनको वो चाहिए। बट थोड़ा बहुत ये प्रैक्टिस होते होंगे, आई डोंट हैव उतना नॉलेज, मुझे नहीं है उस बारे में। अब दूसरा स्टेप आ गया जो आपने बोला पोलन वाला। तो अगर हम अपने घर के पास में छत्ता लगता, जैसे मैं छोटा होता था, घर के पास छत्ते लगते थे, तो आता था कोई नीचे धुआं बनाता था, काट के फिर हमको दे देता था। तो उसमें पोलन है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन डाइट स्पेसिफिकली हम लोग पोलन से यूज टू नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट पोलन इतना कंज्यूम नहीं करते हैं। तो उससे आपके हेल्थ जो आपका रूटीन है उसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं, पोलन एलर्जीज हो सकते हैं लोगों को। तो इसलिए पोलन रिमूवल प्रोसेस जो फिल्ट्रेशन बोलते हैं वो ज़रूरी है। और मोटा मोटी खर्चा क्या आता है इस प्रोसेस के अंदर? 5% से थोड़ा कम, डिपेंड आपका कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्या बनाया है, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ही है। जो मशीन्स आप यूज़ करते हो फिल्ट्रेशन के, वो कॉस्ट है और लेबर कॉस्ट है। ठीक है। और होता कैसा है फिल्ट्रेशन? मशीन्स होती है जहाँ पे आप हनी पास थ्रू करते हो उस सिस्टम के थ्रू,
और वहाँ से फिल्टर होके पोलन निकल जाता है। सो फिल्ट्रेशन टनल्स होते हैं जिसमें से आप फिल्टर करते हो हनी को। जैसे आप सिंपल वर्जन के लिए आप सोचो, आप जैसे चाय बनाते हो, आप छन्नी से निकालते हो, समझ लो। ये वो मैकेनिक्स आप समझ लो। फिर उसके बाद आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। अब छन गया है, अब उसको पैक किया जा रहा है। कई लोग शीशे में कर रहे हैं, कई लोग किसी में कर रहे हैं, आप एक स्पेसिफिक पैकेजिंग के अंदर कर रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा B2B फोकस ज्यादा हो। मैं कहूँगा कि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, वो उस वजह से, क्योंकि आज कंज्यूमर्स हनी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप सोचो हम लोग सिर्फ हनी मार्केट के पीछे नहीं जा रहे। जो आज 81,000 करोड़ का दुनिया में मार्केट है हनी का, वो एक एस्टैब्लिश मार्केट है जहां हम एक समझो हमारे एक पोर्शन ऑफ बिजनेस उसमें हम खेल रहे हैं। बट आज के टाइम में इतने लोग हैं जो हनी नहीं खाते हैं, जिनके लिए ये एक इजी अडॉप्शन है क्योंकि इजी है। आज आप सोचो, आप बच्चों को, ठीक है, आप बच्चों को जब हनी देते हो, उनके दिमाग में क्या माइंडसेट है, ये मेडिसिनल है, चम्मच में डाल के दिया, आप मेजॉरिटी टाइम दोगे क्योंकि बीमार है या इम्यूनिटी है या जो भी वजह है, बट वो मेडिसिनल माइंडसेट से दे रहे हो। आप सोचो अगर आप उसको बदल दो, आज जो बच्चा हनी नहीं खाता था वो खाएगा, तो आप नया मार्केट भी क्रिएट कर रहे हो। तो हमारे पैकेजिंग मॉडल में मुझे लगता है कि एक है एग्जिस्टिंग कंजम्पशन को बेटर कैसे कराना है, हमारे जो रिसोर्सेज उसको कैसे सेव करने, क्योंकि वेस्टेज वो सब काफ़ी होता है, और दूसरा एक नया कंज्यूमर कैसे बनाना है जो हेल्दी खा सके। तो इसको पैकेजिंग कैसे करी जा रही है, मेरे को तीनों प्रोसेस बताओ। ठीक है, सो पहले क्या होता है कि फार्म से हमारे एक प्रोसेसिंग यूनिट पे हनी आती है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, फिर लैब टेस्ट में जाती है। सो एक्चुअली हम जो करते हैं, मैं आपको एक जनरल बता रहा था, बट हमारे बिजनेस में 3 स्टेजेस पे टेस्टिंग होती है। एक होती है पहले जब बी कीपर से हनी हम कलेक्ट करते हैं, वहाँ पे एंटीबायोटिक्स और वो सब टेस्ट होते हैं, तो हमें पता है कि जो हमारा सोर्स पे हो रहा है काम वो प्योरिटी से कनेक्टेड है या नहीं। फिर जाता है फिल्ट्रेशन प्लांट में, वहाँ से जब फिल्टर होकर हनी आता है, फिर एक सेकंड टेस्ट होता है जहाँ हम चेक करते हैं कि इसमें ये स्टेज में कुछ अडल्ट्रेशन हुआ या ना हुआ। फिर आता है पैकेजिंग के स्टेज पे। पैकेजिंग स्टेज पे जब प्रोडक्ट बनता है, फिर एक टेस्ट पे जाता है बिफोर गोइंग टू मार्केट कि इसके बाद प्रोडक्ट अभी तक स्टेबल है या कुछ चेंजेस हैं या कुछ भी इशू है। तो तीनों स्टेजेस पे टेस्ट होता है। एक बार फिल्ट्रेशन फैसिलिटी से हनी आता है, हमारी खुद की पैकेजिंग फैसिलिटी है जहाँ पे हम सिंगल सर्व्स में उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, कंप्लीटली ऑटोमेटेड है। फिर वो बॉक्सेस में, या जैसे अगर B2C हो गया तो 30, 10 एक्सेट्रा के बॉक्स साइज में पैक होते हैं। B2B है तो अलग पैक साइज में पैक होके मार्केट में जाता है। तो इसमें कुछ मिलाया जा रहा है एडल्ट्रेशन, अगर मैं प्योर हनी की बात करूँ, कोई भी ब्रांड नहीं कर रहा है, प्रिजर्वेटिव्स डाल ही नहीं रहे हैं। नहीं, तो वही बात है कि कोई स्टेजेस पे कोई ब्रांड या तो सोर्स के स्टेज पे या तो फिल्ट्रेशन के स्टेज पे कुछ कर सकते हैं, बट वही है कि अगर आप जो इसको कहते हैं ट्रू सोर्स सर्टिफिकेशन, आप हर स्टेज का अगर आप टेस्टिंग कराओ तो आपको पता है कि उसका सोर्स कहाँ से आ रहा है और उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है। तो जब तक वो पूरा आपके पास ट्रैक है, उससे आप प्योरिटी प्रूव कर सकते हो। और कुछ भी नहीं मिलाया जाता शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, कुछ भी करने के। हनी जो है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है। वैदिक ट्रांसक्रिप्ट भी देखोगे, हनी कभी एक्सपायर नहीं होता है, बट बिकॉज ऑफ नॉर्म्स हम 18 महीने 24 महीने अलग अलग ब्रांड्स अलग डालते हैं, बट 18 से 24 महीने की शेल्फ लाइफ लोग डालते हैं। जब आप उसमें कोई इन्फ्यूजन क्रिएट करते हो तो आपको ये भी देखना है कि उस इंग्रेडिएंट के साथ हनी कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो हम उस इंग्रेडिएंट की शेल्फ लाइफ भी लेते हैं। जैसे हमारे जो सब इन्फ्यूजन है आज 12 से 18 महीने के बीच में है, जो हमारा नेचुरल हनी है वो 18 से 24 महीने के बीच में। तो वो उस हिसाब से एक्सपायरी भी डिफाइन की जाती है। ठीक है, तो जब इन्फ्यूजन किया जाता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ डाला जाता है? कुछ भी नहीं। जो भी इन्फ्यूजन है हमारे साइड पे एटलीस्ट, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, टर्मरिक इन्फ्यूज्ड हनी, तो हम ब्लैक पेपर, टर्मरिक और हनी, ये 3 इंग्रेडिएंट यूज करते हैं उसमें। अगर आप सिनेमन इन्फ्यूज हनी ले लो, उसमें सिनेमन और हनी, बस ये 2 ही इंग्रेडिएंट है, उसमें और कोई एडिशन नहीं है। वो ब्लेंड बनाने का जो तरीका है वो मैनुअल तरीका है, और उसके बाद कोई और मैकेनिक्स है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो कुछ भी नहीं। जैसे मैं लेमन वाली बात करके चलूँ, तो मैंने ऐसा पर्सन देखा, लेमन को जब प्रिजर्व किया जाता है, आजकल बहुत सारे वो सिरप्स भी आने लगे लेमन वाले, तो उसका टेस्ट थोड़ा टाइम के बाद में अलग हो जाता है। करेक्ट। सो हम क्या यूज करते हैं, हम नेचुरल लेमन कॉन्सेंट्रेट यूज करते हैं। तो अगेन उसमें भी हम शेल्फ लाइफ क्यों कम कर रहे हैं हनी की, क्योंकि जो नेचुरल लेमन कॉन्सेंट्रेट का शेल्फ लाइफ है हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो और ये भी किया जाता है कि जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो कोई भी टाइम पे, तो नॉर्मली आप एक शेल्फ लाइफ स्टेबिलिटी टेस्ट करते हो। तो वो एक्सेलरेटेड फॉर्म में आज दुनिया भर में काफ़ी लैब्स हैं ऐसी जो आपके लिए शेल्फ लाइफ टेस्टिंग करती है।
तो आप जान सकते हो कि कितना टाइम तक इस प्रोडक्ट को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कोई कोई इंग्रेडिएंट्स है जो नेटिव नहीं है। जैसे अभी हनी के लिए, राइट, ट्रेडिशनली आप अगर ले लो सिर्फ टर्मरिक ले लो, तो वो एक नेचुरल ये नहीं है, दोनों साथ में कहीं नहीं मिलते हैं। आप वो ऐड कर रहे हो तो आपको देखना है कि उसका रिएक्शन क्या हो सकता है, तो इसीलिए वो शेल्फ लाइफ स्टेबिलिटी टेस्ट की जाती है। तो अब मुझे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताओ। हमने प्रोडक्ट बना लिया है, प्रोडक्ट पैक हो गया है, अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब प्री शार्क टैंक अगर आपकी बात करके चले तो आप D2C उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, आपने ऑफलाइन ही ब्रांड बिल्ड किया था। तो ऑफलाइन के बारे में थोड़ा समझाओ। हमारा जो बिजनेस है ब्रॉडली 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा रिटेल बिजनेस और एक है हमारा होरेका बिजनेस या B2B बिजनेस जैसे कहते हैं। रिटेल में हमारा मेजॉरिटी ऑफलाइन जो था वो था मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स में, जैसे नेचर्स बास्केट और इस तरह के स्टोर्स में, प्रीमियम स्टोर्स में हम अवेलेबल थे। फिर था हमारा गिफ्टिंग सेगमेंट, एक नॉवेल्टी है, उस वजह से काफ़ी ओकेजनल गिफ्टिंग जैसे दिवाली हो गई, फेस्टिव गिफ्टिंग, शादीज हो गए, बहुत जगह पे वो गिफ्टिंग सेगमेंट में हम लोग ऑपरेट कर रहे थे। और तीसरा था हमारा ई कॉमर्स या ऑनलाइन सेगमेंट, जहां हम रिलेटिवली स्मॉल थे कंपेयर टू अब जहां हम लोग हैं। बट वो क्योंकि प्रोडक्ट डिस्कवरेबिलिटी जो हम कर रहे हैं आज तक हमारे पहले इंडिया में किसी ने किया नहीं था, तो एक हैबिट क्रिएशन जो चीज़ है वो एक एक्सपेंसिव चीज़ है। आप सोचो आज हम रिटेल में जो पहले काम कर रहे थे, हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज था हम लोगों को प्रोडक्ट ट्राई करा सकते थे। आप जब ट्राई करोगे आपको पसंद आएगा, आप खरीदोगे, तो वो एक ऑफलाइन ट्रेड में हमारा फायदा था या बेनिफिट उसको कह सकते हैं। तो रिटेल में हमने वो किया। और सेकंड जो सेगमेंट में हम लोग ऑफलाइन में थे वो था हमारा B2B सेगमेंट। तो 2018 से हम इंडिया के सबसे बड़े कैफेज जो रहे हैं, आप कह दो कैफे कॉफी डे जो था पहले, स्टारबक्स ले लो, चाय पॉइंट ले लो, यहाँ सब जगह हम सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि हम उनकी भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। हमने ऑल टाइम हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन का सोचा था, हमने सोचा था कंज्यूमर प्रॉब्लम कौन कैसे सॉल्व कर सकता है। तो होरेका में हम होटल्स, कैफेज, एयरलाइंस और रेस्टोरेंट्स सब सेगमेंट्स में सप्लाई कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, मुझे बताओ कि कैसे क्रैक करा, इनको कैसे क्रैक किया जाए, ताकि आपने जो मेहनत करके आपका जो लर्निंग कर्व था, जो हमको देख रहे हैं उनकी मदद हो पाए कि कैसे होरेका को क्रैक किया जाए। और मैं दोनों को अलग अलग कंसिडर करूंगा, होरेका को कैसे क्रैक किया जाए वर्सेस ये जो चेन्स होते हैं इनको कैसे क्रैक किया जाए। आपको उस तरह से सोचना है कि जो आपके क्लाइंट है उनके लिए आप क्या सॉल्व कर रहे हो। हमारा जो जर्नी था, एक समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, चाय पॉइंट। अब चाय पॉइंट को क्रैक करने के लिए हमें लगा 1 साल, बट इस 1 साल में हमें ऑब्वियसली मल्टीपल फॉलोअप्स करने पड़े, बट ये भी उनको दिखाना पड़ा कि अगर वो हमें यूज़ करते तो उनको क्या एफिशिएंसी मिलता, उनको क्या उनका प्रोडक्ट एनहेंस होता। तो उस चीज़ों में सोचना काफ़ी ज़रूरी है कोई भी होरेका क्लाइंट को आपका प्रोडक्ट अडॉप्ट कराने के लिए। आई डोंट थिंक देयर इज़ अ मैजिक सोल्यूशन, आपको फॉलोअप करते ही रहना है। ये एक हमने जब चालू किया था, हमारे पास कोई गॉडफादर नहीं था इंडस्ट्री में, कोई नहीं जानता था कि ये आप कैसे इनको मिलोगे। एग्जीबिशंस करो, जाके उनके ऑफिस में बैठो, ट्रायल सैम्पलिंग कराओ। तो आपको राइट बंदा कैसे मिलेगा? पूछते रहो। मैं कह रहा हूँ इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आज तक जो भी हमारे क्लाइंट्स है ऐसा कोई नहीं है। आफ्टर अ सर्टेन स्टेज ये होता है कि आपको रेफरल मिलते हैं कि एक बंदा जो एक जगह काम करता था वो कहीं और गया, बट आप जब चालू कर रहे हो, आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर सोल्यूशन बट हार्ड वर्क ऑन द ग्राउंड। आपको जाना है डोर टू डोर। आप मानोगे नहीं, बेसिकली हर सिटी में हमने जब चालू किया था, हम सिटी बाय सिटी टारगेट कर रहे थे। तो हम अगर बॉम्बे सोचो, मैं 6 दिन 7 दिन हफ्ते में से 6 दिन हर कैफे के ओनर से या जो भी उनका स्टाफ है उनसे जाके बोलूँगा आप ट्राई करो, आप लोग 25 सैंपल रख लो, आप लोगों को ट्राई करो, आप फीडबैक देखो। अब जब वो उनको लग रहा है कि वो किसी को ट्राई करा के फीडबैक ले सकता है, उसका जो इम्पैक्ट है, जब कस्टमर उनको बोलेगा नहीं यार मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आपको सामने से आके मांगेंगे। बट ये क्रैक करने का जो प्रोसेस है ये लेंदी प्रोसेस है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करना है और फॉलोअप करते रहना है। ठीक है। और इसके अंदर आप कुछ ऐसी कोई स्टोरी बताओ जो आपकी ऐसी थी कि यार वर्थ मेंशन नहीं है। तो मैं बताऊंगा हमारा जो डिस्कवरी हुआ वो हमारे लिए एक बहुत मेमोरेबल चीज़ है। तो हम लोग ने जब प्रोडक्ट लॉन्च किया था, हम लोग एक B2C बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो हमने लगा कि दुनिया भर में बहुत लोग हैं जिसके पास सेम प्रॉब्लम, हम उनको जाके ये देंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बिजनेस का एक B2B सोल्यूशन होगा। हम लोग एक फार्मर्स मार्केट में एग्जिबिट कर रहे थे, वहाँ एक हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट आए, CCD के तब वो हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट थे। उन्होंने आके बोला
यार आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आपने सोचा भी नहीं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए, तो उनके लिए वो काफ़ी जो तब तक सर्विंग हो रहे थे वो या तो एक छोटे बोल में हो रहे थे या ब्लिस्टर पैक्स में हो रहे थे। तो उसमें दो बड़े प्रॉब्लम थे, एक था कि जो वेस्टेज हो रहा था कि अगर आप थोड़ा यूज़ करो बाकी रह जाता था, और दूसरा था ब्लिस्टर या बॉटल्स में कि वो कन्वीनियंस बिल्कुल नहीं था। अगर एक आदमी, और उसमें भी वेस्टेज था क्योंकि अगर आप देखो जो बॉटल्स आते हैं वो 30 ग्राम के बॉटल आते हैं, एक आदमी का एक एवरेज कंजम्पशन 1 टीस्पून है। आपको मैं एक दूसरा स्टैट देता हूँ, इंडिया में पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ हनी आज 50 ग्राम है पर कैपिटा। तो अगर आप 30 ग्राम एक बॉटल में दे रहे हो तो कितने लोग वो खा रहे हैं, वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। अब तो उनके लिए था कॉस्ट कम करना है, वेस्टेज कम करना है और ब्रेकेज कम करना है। तो वहाँ से हमारा एक अंडरस्टैंडिंग मिला कि यार जो सोचा नहीं था सेगमेंट वो इतना बड़ा होगा, और पहले 3-4 साल के लिए वो हमारा बिजनेस डोमिनेट करके वो हमें चलाने, वो मतलब एक सक्सेस स्टोरी बना रहा था। तो मुझे लगता है कि कभी कभी आपको बहुत फिक्सेटेड नहीं होना चाहिए कि यही कंज्यूमर को मैं ये बेचूंगा। आपको देखना है कि मार्केट आपको क्या रिएक्ट कर रहा है। तो हमारे लिए वो एक जो पहला अर्ली स्टेज लर्निंग था कि B2B एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, और जो वी आर फॉरएवर ग्रेटफुल टू द पर्सन हु जिन्होंने हमें हमारा पहला ब्रेक दिया था। तो वो एक मेमोरेबल पॉइंट है पूरे बिजनेस के लिए। ठीक है। और रिटेल की अगर बात करके चले तो रिटेल में जो चेन्स है, जैसे अगर मुझे किसी भी ज़ेप्टो पे रजिस्टर करना है, ब्लिंकिट पे करना है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? तो यार क्विक कॉमर्स तो आप 12 महीने का लीड टाइम पकड़ के चलो, क्योंकि आज के टाइम में वहाँ इतना क्राउड है, मतलब इन द सेंस कि इतने ब्रांड जाना चाहते हैं। आपको अनफॉर्चुनेटली वही, एक तो प्रोडक्ट यूनिकनेस कितना है आपको, उनको कितना लगता है कि ये बिकेगा। मैं सच कहूँ तो शार्क टैंक के पहले 2.5 साल से हम फॉलोअप कर रहे थे हमें क्विक कॉमर्स करना है, कभी एंट्री नहीं मिली। एक लेवल वो है कि आप उनको भी लगना चाहिए कि प्रोडक्ट अडॉप्शन होगा मार्केट पे, या तो आपके पास डीप पॉकेट्स है जो आप बोलो जाके कि यार मैं 5 लाख महीने का मार्केटिंग में स्पेंड करूंगा, आप मुझे लिस्ट करो और अगर 3 महीने में नहीं चला तो बंद कर देना। तो वो आपको या तो इतना कॉन्फिडेंस और इतना पैसा होना चाहिए, या तो आपको फॉलोअप करते करते कन्विंस करते करते उनको मनाना पड़ेगा। मुझे लगता है क्विक कॉमर्स आज एक यूनिक पोजीशन पे है जहाँ पे डिमांड जो है प्रोडक्ट्स की वो काफ़ी है, बट जो उनकी कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। तो वो सिलेक्टिव अप्रोच पे काम कर रहे हैं। बट अगर आप जनरल रिटेल देखो, जैसे मॉडर्न ट्रेड या जनरल ट्रेड, जो दो दूसरे फॉर्म्स ऑफ ट्रेड हैं इन रिटेल, मॉडर्न ट्रेड में एक अगेन प्रोडक्ट फिट और दूसरा है प्राइसिंग एंड मार्जिन्स। तो अगर आप वो समझ सको, मोस्ट मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स और जनरल ट्रेड स्टोर्स आपसे बात करने के लिए हमेशा रेडी होंगे, और वहाँ पे आप जल्दी जा सकते हैं। उनकी चेन्स जो होती है वो भी, पूरी चेन्स भी, करेक्ट। तो आपको उनसे ज़्यादा बात करना है, उनको समझाना है, वो भी वही करेंगे, अपनी टीम के साथ प्रोडक्ट ट्रायल करेंगे। अगर उनको लगता है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट हमारे शेल्फ से उठेगा, वो फिर मार्जिन डिस्कशन पे बात आएगी, थोड़ा बहुत आप प्रमोशन करोगे और वो शेल्फ पे मिलेगा प्रोडक्ट। अगर मैं पेमेंट टर्म्स की बात करके चलूँ तीनों कैटेगरीज के अंदर, तो कैसे काम करती है? तो सबसे ज़्यादा जो कैश फ्लो चैलेंज आता है वो आता है B2B सेगमेंट, क्योंकि वो एवरेज पेमेंट टर्म्स होते हैं 45 to 60 डेज। अब थैंकफुली जो ये MSME एक्ट के थ्रू जो छोटे बिजनेसेस को फ़ायदा मिलेगा, वो होपफुली वो पेमेंट टर्म कम करेगा। बट ट्रेडिशनली सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत आपको B2B बिजनेस में होती है। जो रिटेल बिजनेस है नॉर्मली सप्लाई +30 सप्लाई +45 में मोस्ट लोग काम करते हैं। जो जनरल ट्रेड वाले हैं वो 15 दिन पे भी कभी काम कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका सामान सर्कुलेट होगा उतना जल्दी वो पे करेंगे, उतना जल्दी वो खरीदेंगे। तो जनरल ट्रेड थोड़ा और फ्लेक्सिबल है, मॉडर्न ट्रेड में 30 to 45 डेज है, और B2B में थोड़ा उससे ज़्यादा एक्सटेंडेड है। और ये जो क्विक कॉमर्स है, अगेन क्विक कॉमर्स नेट +30 पे काफ़ी काम करते हैं, कोई नेट +45 पे काम करते हैं। वो अगेन आपके नेगोशिएशन पे है, कोई नेट +15 करते हैं, बट वो आप कितना नेगोशिएट करते हो, कितना मार्जिन देते हो, वो एक नेगोशिएशन टैक्टिक। और मार्जिन भी नेगोशिएबल होता है, या फिर मैंने सुना था कि लिस्ट करना है 30% तो देना ही पड़ेगा? वो तो बहुत बेयर मिनिमम हो गया आज के टाइम पे। काफ़ी स्टोर्स या काफ़ी क्विक कॉमर्स ब्रांड्स, काफ़ी क्विक कॉमर्स चैनल्स आपसे 40-45% भी मांग सकते हैं। बट वही है, आपको मार्जिन्स नेगोशिएट करने हैं ताकि आप समझ सको, ताकि वो भी समझ सके कि आपका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मार्जिन डिस्कशन पे आप आ सकते हो। बट अगर उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट बिकेगा नहीं और वो एक विजिबिलिटी के दाम पे आपको दे रहे हैं, तो मार्जिन हाई होगा और काफ़ी जगह लिस्टिंग फीस भी आ जाएगी। मॉडर्न ट्रेड में और अब धीरे धीरे अनफॉर्चुनेटली क्विक कॉमर्स में भी जो फिनोमेना आ रहा है वो लिस्टिंग फीस का बढ़ते जा रहा है। तो आपको ये सोचना है कि अगर आपका जो सेगमेंट में, और ये हमने थोड़ा सीखा था कि
अगर आपको पता है एक सेगमेंट में आपका बिकेगा, आप पहले उस सेगमेंट की राजा बन जाओ। आप जब सब आपको देखेंगे उस सेगमेंट में, तब आप जाके बोलो कि यार मेरा यहाँ पे इतना बिक रहा है ऑलरेडी, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक बार्गेनिंग पावर। तो मैं कहूँगा कि जो नए ब्रांड्स हैं, जनरल ट्रेड्स, अगर आपका प्राइस पॉइंट वेरिएंट है जो एवरेज कंज्यूमर खरीद सकता है, तो आप जनरल ट्रेड से चालू करो, एक सिटी से, एक रीजन से चालू करो, उसको स्केल करो, वहां से फिर मॉडर्न ट्रेड का सोचो। कोई ऐसे सिचुएशन होते हैं जो हमारे साथ भी हुआ कि हम एक जनरल ट्रेड प्रोडक्ट आज के पहले थे नहीं प्री शार्क टैंक। वो इसलिए था क्योंकि हमारा जो प्राइस पॉइंट है वो एवरेज टू मीडियम टू हाई है थोड़ा सा। तो अनलेस हम लोग वो SKU क्रिएट करें जहां पे एक लो वैल्यू प्रोपोजिशन और लो प्राइस पॉइंट प्रोडक्ट हम निकाल सके, जैसे हमने अब किया है। हमने एक प्रोडक्ट निकाला है जिसमें एक पैक में सिर्फ 3 ट्विग्स आती हैं, तो आपने उस मार्केट को अब केटर करना सीखा है। ये हमने ओवर टाइम सीखा है। ये हम भी पहले गलती कर रहे थे कि नहीं यही SKU है, यही बेचना है, बट आप सीखते हो कि ट्रेड में मार्केट की क्या डिमांड है। तीनों इंडस्ट्री के चैलेंजेस बताओ जो आपने फेस किए। सो B2B में पहले तो ड्यूरेशन टू क्रैक अ क्लाइंट वो बहुत लंबा हो सकता है, परसिस्टेंस उसमें बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी जगहों पे वो एक पुश रखना ज़रूरी था। चैलेंजेस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो बहुत ब्रांड्स के लिए और हमारे लिए भी इनिशियली डिफरेंशिएटर बताना, एक्सप्लेन करना, उनको मानना वो बात, क्योंकि एक डिफरेंशिएटर के लिए आप एक प्रीमियम एसोसिएट हो जाता है उसके लिए, तो वो थोड़ा समझ के उनसे बात करना, उनको मनवाना, वो एक इनिशियल चैलेंज था। सेकंड और जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं कहूँगा B2B में हमारे लिए इनिशियली था, जो डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्ट्रीब्यूशन विद प्राइस पॉइंट। आप सोचो कि अगर आप छोटे कैफेज के साथ डील कर रहे हो मल्टीपल सिटीज या स्टेट्स में, छोटे कैफेज को छोटी क्वांटिटी चाहिए, शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, प्राइस कम रखना है क्योंकि उनको ट्रायल कराना है, तो वो एक सर्कुलर प्रोसेस है अंटिल आप वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर अपॉइंट कर पाओ। और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर आपके लिए डिफिकल्ट होगा इनिशियली, क्योंकि वो कहेगा यार आपका धंधा कितना है। काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका एक एग्जिस्टिंग बिजनेस हो जो फिर वो आपको हेल्प कर सके ग्रो करने के लिए, तो वो एक चैलेंज है। और MOQ भी बढ़ा दिया है, ऑर्डर्स जो आएंगे वो भी बढ़े नहीं आएंगे। हाँ, क्योंकि आप जो छोटे कैफेज या छोटे आउटलेट्स के साथ बात कर रहे हो या रेस्टोरेंट्स के साथ, वहाँ कंजम्पशन भी छोटा है, उनको भी अपना वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं करना है ज़्यादा लेके। शेल्फ लाइफ हमारे जैसे प्रोडक्ट के लिए शेल्फ लाइफ हमारा 18 महीने है, तो वो रख सकते हैं, बट उनके लिए वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। बहुत बड़ा चैलेंज था जो हमने ओरिजिनली फेस किया था छोटे आउटलेट्स के साथ। अब दूसरे साइड पे आप देखो बड़े आउटलेट्स, वहाँ पे प्राइस स्क्वीज एक सवाल आ जाता है, क्योंकि आपका जो एफिशिएंसी एज ए न्यू बिजनेस जब आप चालू करते हो, वो ज़रूरी होता है कि आप सोचो कि आप कितना प्राइस इफेक्टिवनेस क्रिएट कर सकते हो एट सर्टेन वॉल्यूम एंड स्केल। तो जब आपको फॉर एग्जांपल अगर चाय पॉइंट आके बात करता है, वो बोलता है हमारे साथ फॉर एग्जांपल वो हमसे 2 लाख यूनिट ले रहे थे एक महीने का, तो जो आप 500 यूनिट किसी को बेच रहे हो वर्सेस 2 लाख बेच रहे हो, एक प्राइस आपको डिस्काउंट या मार्जिन स्ट्रक्चर ऐसा एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आप उनको सप्लाई कर सको एट अ लोअर कॉस्ट। तो आई थिंक ये हमने सीखा ओवर टाइम कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कैसे बिल्ड करते हैं विद इन अ ट्रेड फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर्स। ये B2B का बात होगी। व्हेन इट कम्स टू क्विक कॉमर्स और पहले मोर ब्रॉडली रिटेल, यार फॉर अ न्यू प्रोडक्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अवेयरनेस। अगर आप मॉडर्न ट्रेड या जनरल ट्रेड में कहीं भी जाओ, और अगर आप बूटस्ट्रैप्ड हो या अर्ली स्टेज कंपनी हो, आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप पूरा शेल्फ ले सको, वो टाइम पे आप कैसे अवेयरनेस क्रिएट करते हो। मैं बताऊँ, पहले साल में मैं खुद स्टोर में खड़े रह के सैंपल करा था। सैटरडे संडे मेरा काम था, सिर्फ स्टोर पे जाओ, वहां जाके बेचो, देखो कस्टमर क्या बोलता है। तो प्रोडक्ट ट्रायल एंड अडॉप्शन फॉर एन अर्ली स्टेज कंपनी इन रिटेल इज वेरी डिफिकल्ट। तो वहां पे क्रैक करने के लिए आपको सोचना है कि आप या किसी के साथ पार्टनर कर सकते हो, कोई ब्रांड के साथ आप एक डिस्काउंटेड प्राइस पे दे दो, या आप ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करो स्टोर में कि लोग ट्राई करें आपका प्रोडक्ट। मुझे लगता है हमारा जो एक सक्सेस पॉइंट था वहाँ पे, वो था हमने ट्रायल्स पे बहुत फोकस किया। रिटेल स्टोर्स में प्रमोटर्स हम सब खड़े रह के सैंपल कराते थे। रिटेल में क्रैक करने का रादर 2 चैलेंजेस जो सर्व करना ज़रूरी है। एक, हाउ डू यू क्रिएट ट्रायल, और दूसरा आप कैसे, क्योंकि बहुत टाइम में ये इशू होता है कि अब जब आप रिटेल में एंटर करते हो, आपको एक सिटी से एक ऑर्डर आएगा, दूसरे सिटी से आएगा, आपको लगेगा यार बिजनेस बढ़ रहा है, सब जगह सप्लाई करेंगे, बट उससे जो आपकी बिजनेस मैनेजमेंट चैलेंजेस आती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं।
तो मेरा एक ये एडवाइस रहेगा जो हमने अब सीखा है कि एक मार्केट लो, बिल्ड करो उसे, और फिर उस मॉडल को रेप्लिकेट करो और मार्केट में स्टाफ रखो। अगर आप पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटर पे रिलाई कर रहे हो, एक डिस्ट्रीब्यूटर 10, 20, 50 प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो आपका प्रोडक्ट सिर्फ क्यों फोकस करेगा? वो सपोर्टिव है, वो मानते हैं आपके प्रोडक्ट में, वो सब एक साइड पे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक कमर्शियल काम कर रहे हैं। तो आपका जब आदमी होगा या स्टाफ होगा मार्केट में, उससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा जो अर्ली स्टेज ब्रांड्स नहीं कर पाते बिकॉज अगेन ऑफ द कैपिटल चैलेंज। और लास्ट जो चीज़ मैं कहूँगा, जो ऑनलाइन और क्विक कॉमर्स की अगर बात कर लो, तो ऑनलाइन में Amazon आपका सबसे अच्छा दोस्त है। प्रोडक्ट लिस्ट करना बहुत आसान है। तो अपने वेबसाइट पे जो एक चीज़ हमने गलती की थी, हमने 2-3 साल के लिए फॉर अ स्ट्रेच हम कोशिश करते D2C, जो ये बहुत बड़ी बात है, सब D2C ब्रांड्स है। D2C में आप अपनी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, उसका फ़ायदा नहीं है अगर आपका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो हाई नहीं है और आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं हो ट्रांजैक्शन लेवल पे, वो करना बंद कर दो। आप मार्केट प्लेसेस पे जाओ जहाँ पे कंज्यूमर ऑलरेडी है। तो क्योंकि आप अगर नए ब्रांड हो, एक आपका चैलेंज है, आपको वो ट्रस्ट जानना है कस्टमर का कि मैं आपके वेबसाइट पे क्यों खरीदूं। अगर वो मार्केट प्लेस अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पे है या फ्लिपकार्ट या कोई भी अगर प्लेटफॉर्म पे है, तो उनके लिए वो ट्रस्ट है। तो वहाँ फोकस करो, वहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा बिल्ड करो। अपने वेबसाइट पे बड़े बड़े कैक पे बेचने का कोई फायदा नहीं। ये जो आइडियोलॉजी है कि आपका रिपीट कस्टमर पे वैल्यू कम होगा, वो एक बहुत आर्टिफिशियल थॉट प्रोसेस है, क्योंकि अगर कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आया है तब वो जाके मार्केट प्लेसेस पे खरीदेगा, अनलेस वो मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल नहीं हो। हम मेरे सेगमेंट में स्पेशली हनी जो है वो एक कमोडिटी प्रोडक्ट है। ट्रेडिशनली आप एक घर का जो बास्केट खरीदते हो उसमें हनी खरीदते हो, आप जाके नहीं सोचते हो कि मुझे हनी खरीदना है अलग से। बहुत, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, कोई एक स्पेसिफिक है ऐसे सेट ऑफ ऑडियंसेस, बट मेजोरिटी जो बास्केट में खरीदते हैं। तो इसलिए उस जगह पे हमारा फोकस करना बहुत ज़रूरी था। और क्विक कॉमर्स एक अलग बीस्ट है, आप जब उस पर आ जाओ तब बहुत स्केल जल्दी मिल सकता है। आपको कोशिश करना है कि एक सप्लाई मैकेनिज्म जो है वहाँ पे, क्योंकि क्विक कॉमर्स में आप आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी जा सकते हो, और एक जो सप्लाई ड्यूरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ब्रांड्स जो है क्विक कॉमर्स को डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिकॉज मार्जिन लेवल्स काफ़ी हाई है, राइट। क्विक कॉमर्स आज कोई भी क्विक कॉमर्स 30-35% के नीचे काम नहीं कर रहा है। आप ऐसी कोई कैटेगरी में हो जो बहुत यूनिक है तो अलग बात है। आई डोंट नो एनी ब्रांड मेरे पूरे सर्किट में जो 30 से 35 के कम में कोई भी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, कोई तो 40-45 पे भी है। अगर आपको वो करना है तो आपको डायरेक्ट ही सप्लाई करना है। तो आपको ये सोचना है कि अगर आप दिल्ली में बैठे हो और आप बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद सप्लाई कर रहे हो, आपका क्विक कॉमर्स पे आउट ऑफ स्टॉक जाने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको जो क्विक कॉमर्स पार्टनर है उनके साथ बहुत क्लोजली काम करना है ताकि आप नहीं जा सको आउट ऑफ स्टॉक। तो ये थोड़े सेगमेंट वाइज जो चैलेंजेस है जो ध्यान रखने में फ़ायदा है। ठीक है। और ऐसी कोई मस्त सी चीज़ जो आपने कुछ ग्रोथ हैक टाइप किया हो, आपको लगा यार बिफोर और आफ्टर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया? सो मुझे लगता है कि कोविड ने वाइल बहुत सारे इश्यूज क्रिएट किए, हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई। बहुत बिजनेसेस को हम लोग को इंक्लूडेड, मुझे नहीं पता था कि हमारा इंटरनेशनल क्या मार्केट होगा, हमारे प्रोडक्ट का एक्सेप्टेबिलिटी होगा या नहीं होगा। बट जो आप अगर कोई नया इनोवेशन यहाँ कर रहे हो और वो वेस्ट में ऑलरेडी है और आपका प्रोडक्ट सुपीरियर है, तो सोचो कि वो मार्केट में आप जा सकते हो। तो जो मेरा सबसे बड़ा ग्रोथ हैक था वो था फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। समझाओ कैसे कर सकते हैं? मैंने जैसे बोला, पहला सबसे आपका अच्छा दोस्त कौन है सबसे अच्छा दोस्त? अमेजोन। हाँ, अमेजोन पे आप ग्लोबल सेलर प्रोग्राम पे ज्वाइन करो, 4 से 5 कंट्रीज एटलीस्ट आप जा सकते हो। आपको ऑब्वियसली उस कंट्री की रेगुलेशंस और वो सब समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बट आप समझो यूएस जो आज के टाइम में लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड चाइना, वहाँ पे आप जाके अमेजोन के थ्रू बेच सकते हो। जब मैंने amazon.com चालू किया 2020 में, हम लोग महीने का कुछ $800 से $1000 कर रहे थे। आज 4 साल बाद ऑर्गेनिकली हम लोग $15,000 से $18,000 कर रहे हैं विदाउट एनी एड्स। जब एड्स चलाओ तो हम $20,000 से $25,000 कर रहे हैं। बट आप वो सोचो कि जो मैं यहाँ पे उसी समय 2020 से 21 में मैं मेरे वेबसाइट पे और amazon.in मिला के मैं 1 लाख रुपए करता था मैं हफ्ते का। मैं वहाँ पे हफ्ते में कम से कम $7,000 से $8,000 करना चालू कर लिया। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट जो उसके लिए और मार्केट्स क्या है।
वो एक ग्रोथ हैक है जो बहुत आसानी से मिल सकता है, जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ऑलरेडी उसके लिए। तो अमेजोन एक था, हमने उसके बाद क्या किया, जब वो मुझे एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अगर वो जब मिल गया, उसके बाद हमने इंटरनेशनली मल्टीप्लाई करना चालू किया। थोड़ा समझाओ ना कि इंटरनेशनली अगर किसी को अपने आप को एक्सपेंड करना है बिना D2C के, क्योंकि अमेजोन पे लिस्ट करना रिलेटिवली आसान है, अपनी वेबसाइट बनाओ, ऐड चलाओ, स्केल करो, वो तो ठीक है। बट अगर कोई जैसे आपका बिजनेस है वो थोड़ा ऑफलाइन टाइप्स भी है, आपको वहाँ नेटवर्क भी बनाना पड़ेगा, तो उसमें कैसे स्केल करें? तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पे एक हीरो कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। पहले मार्केट स्टडी करो। जैसे हमने सोचा, जब हम लोग इंटरनेशनल सोच रहे थे, तो 2 मार्केट्स मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी थे। एक था यूएस, क्योंकि अगर आप पर कैपिटा कंजम्पशन देखो यूएस का, वो 250 से 300 ग्राम है हनी का, तो इंडिया से 6x था, राइट। तो मेरे लिए वो जानना जरूरी था कि यार अगर इतना बड़ा मार्केट है और क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो वो समझा। वहाँ थोड़े सिमिलर स्टाइल के प्रोडक्ट्स थे, सेम प्रोडक्ट नहीं था, सिमिलर स्टाइल के प्रोडक्ट्स थे। वहाँ पे हनी स्ट्रॉज थे। वहाँ पे हम लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, जो हमारा कन्वीनियंस था वर्सेस जो वहाँ मिल रहा था। जो प्योरिटी का चैलेंज यहाँ था वो वहाँ में भी था, वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स में काम हो रहे थे इन्फ्यूजन्स की जगह पे। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे एक अटेम्प्ट किया था। आप पहले या तो डिजिटली एक प्रोडक्ट मार्केट फिट एस्टैब्लिश करो, फिर वहाँ पे एक हीरो आप विजिट करो। अगर आपको पहले रिसर्च में पता चल गया कि मार्केट साइज है और आपने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर लिया, फिर तो हमारे लिए था यूएस और मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में हनी एक रिलीजन की तरह यूज़ किया जाता है और रिलीजन में भी यूज़ किया जाता है। तो आप सोचो कि आज अगर मैं दुबई में हूँ, मैं दिन में 4 बार हनी खाता हूँ, तो मेरा कंजम्पशन पैटर्न बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ बेचना हमारे जैसे ब्रांड के लिए एक बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी है। तो पहले वहाँ जाके आप एक हीरो कस्टमर ढूंढो, फिर वही सेम एक्सरसाइज जो आपने डोमेस्टिकली किया, अगर आपको ऑफलाइन एस्टेब्लिश करना है तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर इंपोर्टर अपॉइंट करना होगा। हमारे अर्ली डेज में हमारे पास एक एडवांटेज था कि हमारे एक जो को-फाउंडर उन्होंने इसमें बहुत काम किया था इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो करने में। तो हमने 10-10 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सैंपल भेज दिया, बिना कुछ ऐसे सोचे कि आप मेरा काम करोगे कि नहीं करोगे। हमने बोला आप प्रोडक्ट ट्राई करो, आपको पसंद आएगा फिर बात करें। रीच आउट कैसे किया? पहले सबसे पहले ऑनलाइन ढूंढे, समझा कि वो क्या प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, अभी सेगमेंट अंडरस्टैंड किया। जैसे अगर मुझे यूएई में बेचना है और मुझे हनी बेचना है, तो हनी क्या एक स्प्रेड है, आपको चाहिए कि जो दूसरा एक जो डिस्ट्रीब्यूटर हो वो स्प्रेड्स में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करता हो, तो उसको कैटेगरी अंडरस्टैंडिंग। तो आप वैसे ढूंढो, आप एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करो। मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता है गल्फ फूड करके, हर साल गल्फ फूड जाओ, थोड़ा खर्चा होता है, एक छोटा सा स्टॉल डालो, कम से कम 10 से 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको आके मिलेंगे। वहाँ से आप जर्नी चालू करो, प्रोडक्ट ट्राई कराओ, फिर वही सेम फॉलो थ्रू करो। अगर आपके पास उस कंट्री में एक हीरो कस्टमर है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ने जब मिडल ईस्ट चालू करे थे, हमारे पास कोस्टा से इंक्वायरी आई थी ऑर्गेनिकली कि यार हमारे एक स्टाफ ने इंडिया में आपका स्टारबक्स पे प्रोडक्ट देखा है, हमें यहाँ पे चाहिए। अब वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव बन चुका था कि मिडल ईस्ट में हमें डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना है, क्योंकि आप एक छोटा ऑर्डर तो सर्विस नहीं कर सकते हो, आपको मार्केट में चाहिए। और जब आपके पास एक वो हीरो क्लाइंट है जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको भी इंसेंटिव है कि यार अगर ये मांग रहा है तो 10 और लोग लेंगे। तो आप पहले मार्केट समझ लो, फिर जाके वहाँ या तो एग्जीबिशंस के थ्रू या ऑनलाइन रिसर्च में डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करो, इन पैरेलल एक हीरो कस्टमर ढूंढो। और यहाँ पे कितना टाइम लगा आपको? साल भर। वैसे सेम, बट इसमें वॉल्यूम्स के बहुत जल्दी डिफरेंशिएटर्स आपको दिखना चालू हो जाएंगे, क्योंकि एक बार आपने वो मार्केट अडॉप्शन किया है। ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में उतना फ़र्क नहीं है। बहुत ब्रांड्स क्या करते हैं, जहाँ अगेन एक गलती है कि एक्सपोर्ट का मतलब है मैंने सामान बेच दिया, मेरा बिल हो गया, उससे ब्रांड नहीं बनेगा। ब्रांड बनाने के लिए आपको उस मार्केट में इन्वॉल्व रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सपोर्ट उस तरीके से करो कि मैंने एक्सपोर्टर को बिल कर दिया, सामान यहाँ से डिस्पैच हो गया, अगला ऑर्डर आएगा ही नहीं, तो आप बहुत मार्केट में एक बार सप्लाई करोगे और उसके बाद बंद हो जाओगे, क्योंकि उनको भी तो सपोर्ट चाहिए। वो आप अपने प्रोडक्ट को जानते हो, वो आपके प्रोडक्ट को इतना नहीं जानते जितना आप जानते हो। तो आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत क्रिटिकल है, या आपकी टीम का इन्वॉल्वमेंट एट सम लेवल। तो मुझे ये लगता है कि एक्सपोर्ट में भी हमारे पास जो एक एडवांटेज थी, जो हमने अब 10 कंट्रीज में एक्सपैंड कर लिया है, वो था बिकॉज हमारे पास वो एक्सपर्टीज इन हाउस थी। जो हमारे को फाउंडर है वो पहले VLCC के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, CEO थे, तो उनके पास वो नेटवर्क था जल्दी से लेवरेज करने के लिए भी।
बट जो प्रोडक्ट फिट है वो कोई और नहीं दे सकता अनलेस वहाँ पे लोग ट्राई करें। तो आपको हर मार्केट में टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है। सो डोंट थिंक कि आप 10 मार्केट्स ओवरनाइट एस्टैब्लिश कर लो, एक ऑर्डर चला गया। रिपीट इज़ योर रियल बिजनेस। जब तक रिपीट नहीं आएगा वो एक वन ऑफ बिजनेस रहा है। तो आज हमारा सबसे बड़ा मेट्रिक बिजनेस में ये है कि हम मार्केट से रिपीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पे एड्स भी चलाते थे? नहीं, तो ऑफलाइन में तो आप अगर हर मार्केट थोड़ा अलग है। एक्सपोर्ट में भी आपको उस मार्केट के कंज्यूमर या बिहेवियरल जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा कॉन्टेक्चुअली लेना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आज यूएस में अगर आप करते हो ऑनलाइन हैवी बिहेवियर है, तो एड्स चलाओ, बेचो, वो मॉडल चलता है। आप अब जाओगे समझो कुवैत में ऑनलाइन पेनिट्रेशन इतना हाई नहीं है कंपेयर टू द यूएस या इंडिया भी। तो वहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है कि आप उसको कैसे प्रोडक्ट को कंज्यूमर के सामने रखोगे। तो ऑफलाइन ट्रेड में हमने जो किया है, इसमें भी आपको रिटेल में इनोवेट करने की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली सैम्पलिंग एक एक्सपेंसिव अफेयर है काफ़ी टाइम पे। तो अभी हमने एक टोकीमो टेक्नोलॉजी के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया है जहाँ पे एक टॉकिंग यूनिट है। तो आप उस जगह को क्रॉस करोगे, सडनली वो एक लाइट फ्लैश होगा, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। तो आपको अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा कि आप प्रोडक्ट ट्रायल कैसे इनकरेज करते हो, और वो एक प्रोसेस रहेगा, उसमें कोई इमीडिएट सक्सेस नहीं है। तो रिटेल में इंटरनेशनली जब आपको अगर आप जैसे मैं कह रहा था कुवैत में अगर आप वो बिहेवियर को देख रहे हो कि इन पर्सन परचेज ज़्यादा है, तो आपको इन पर्सन में कैसे वो इंटरेक्शन क्रिएट करना है वो ज़रूरी है। वहाँ पे भी आप जाके फार्मर्स मार्केट करो, छोटे एग्जीबिशंस करो, जो भी जहाँ पे भी आपको कंज्यूमर को आप ऑनबोर्ड कर सको एक ना एक तरीके से। जो स्टोर प्रमोशंस है या जो फार्मर्स मार्केट्स है वहाँ पे भी वो भी एक टाइप ऑफ प्रमोशन ही है वो, लेकिन एड्स नहीं है वहाँ के जैसे। यहाँ पे आपको अलग तरीके से करना है। और पहले एक लोकेशन टारगेट करो, एक्सपेंड करो, जब वहाँ की मार्केट समझ में आए तब दूसरी कंट्री में करो। तो हमने क्या किया था मिडल ईस्ट में भी, जब आप कहते हो काफ़ी लोग कहते हैं कि बहरीन इज़ द मेल्टिंग पॉट ऑफ द मिडल ईस्ट। अगर बहरीन में लोग अडॉप्ट करते हैं कि वहाँ दोनों तरीके के लोग हैं। मिडल ईस्ट के अगर आप कल्चर की बात करें, काफ़ी लोग हैं जो एक्सपैट्स है, जो दूसरी कंट्री से वहाँ आके रहे हैं, और काफ़ी है जो लोकल्स है। तो आपको दोनों सेट ऑफ बिहेवियर समझ में आता है थोड़ा। तो हमने भी पहले वहाँ पे बहरीन में जाके फर्स्ट जो हमारा मार्केट था वो बहरीन था। बहरीन काफ़ी छोटा मार्केट है, बट उससे चालू करने से जो सीख हमें मिली थी उसको लेके हमने काफ़ी मल्टीप्लाई किया इन द रीजन। तो एक कंट्री से चालू करो जहाँ पे आपका और हर प्रोडक्ट के लिए एक मेल्टिंग पॉट लोकेशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक कन्वीनियंस प्रोडक्ट है तो मेट्रोज में ज़्यादा बिकेगा कंपेयर टू टियर 2 या टियर 3 एट द स्टार्ट पॉइंट। जब आपका यूज केस एस्टैब्लिश हो जाए तब आप बाकी एक्सपैंड करो। इन्वेंट्री कैसे हैंडल होती थी? मतलब अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट की इन्वेंट्री कैसे हैंडल होगी? 2 या 3 चीज़ें उसमें जो ध्यान रखने की जरूरत है। एक है आपका प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ, हर प्रोडक्ट का अलग होता है, और जिस मार्केट में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक जो लिमिटेशंस काफ़ी ब्रांड्स के पास आती है कि अगर आपका छोटे शेल्फ लाइफ का प्रोडक्ट है 3 महीने 4 महीने, उसमें एक्सपोर्ट डिफिकल्ट होता है एट स्केल, बिकॉज सी में कहीं पे भी आप बेचते हो तो 3 से 4 हफ्ते लगते ही हैं पूरे प्रोसेस में। आइडियली अगर जो ये देख रहे हैं अगर उनको एक्सपोर्ट बिजनेस बनाना है तो सोचो कि प्रोडक्ट जिसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो उस पर ज़्यादा फोकस करें। व्हेन इट कम्स टू दैट स्पेस, हमारे लिए जो था कि फर्स्ट स्टेज था मैन्युफैक्चरिंग एंड अप्रूवल फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडीज़। तो जैसे इंडिया में एक्सपोर्ट्स के लिए EIA करके एक बॉडी है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपको वहाँ से पहले हेल्थ सर्टिफिकेट या जो भी नॉर्म हो जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करें वो करना पड़ेगा। फिर आपको जहाँ भेज रहे हो उसकी नॉर्म्स से कंप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर आप UAE में कर रहे हो तो वहाँ पे आपको म्यूनसिपालिटी में प्रोडक्ट को रजिस्टर करना पड़ेगा इंपोर्ट करने के पहले। तो ये सब स्टेप्स जो है वो आपको पहले जान के करना बिफोर यू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग, वो ज़रूरी है। एक्सपोर्ट के प्रोसेस में नॉर्मली आपके पास मैन्युफैक्चर होने के बाद एक शिपिंग एजेंट या शिपिंग लाइन के साथ आप पार्टनर करोगे जो आपका प्रोडक्ट को ट्रांजिट करेंगे। बट आपके पास एक यहाँ पे या तो आप खुद रजिस्टर्ड हो एज ए एक्सपोर्ट पार्टी, या तो आपके पास एक एक्सपोर्ट पार्टनर हो, और जहाँ भेज रहे हो वहाँ पे एक इम्पोर्ट पार्टनर हो। नॉर्मली जो बायर होते हैं वो खुद इम्पोर्ट कर सकते हैं। मेरा एक ये सजेशन भी रहेगा कि अगर वो इम्पोर्टर नहीं है तो आप प्लीज़ वहाँ ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करिए, बिकॉज उनको वो प्रोसेस जब तक वो रजिस्टर नहीं होते हैं, और अगर वो थर्ड पार्टी से करे तो वो और ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऐसे लोगों के साथ काम करें कि जो वहाँ पे इम्पोर्टर रजिस्टर्ड हो, और यहाँ पे नॉर्मली मेरा सजेशन ये रहेगा कि खुद एक्सपोर्टर की तरह रजिस्टर हो जाए। बहुत सिंपल प्रोसेस इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है।
आप खुद ऑनलाइन ही रजिस्टर कर सकते हैं, या एक विजिट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट और कैटेगरी आप करते हो, आपको एक बार उसको विजिट करना पड़ता है सेंटर पे। एक ये आ गया ऑपरेशनल चीज़ें। दूसरा आ जाता है कि अगर आप 12 से 18 महीने के शेल्फ लाइफ पे कर रहे हो, आप या तो सी से भेज सकते हो या तो एयर से भेज सकते हो। नॉर्मली सी इफेक्टिव होता है कॉस्ट वाइज, हाँ, और वॉल्यूम है तो वो ज़्यादा रेलिवेंट भी है आपके लिए, तो शिपिंग के लिए वो एक बात आ जाती है। बट बाकी तो फिर उसके बाद जो इन मार्केट आप काम करोगे वो सेम है। तो हनी जैसे आपने बताया गल्फ में बहुत यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हनी बनाते भी होंगे लोग, तो अब वहाँ से क्यों नहीं प्रोक्योर कर रहे हैं, यहाँ से क्यों लेके जा रहे हैं? बहुत सही क्वेश्चन है ये। हमारे दो चीज़ें, इंडिया की जब आप हनी का पोजिशनिंग देखो, इंडिया विश्व का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हनी है। बट आप आज सोचते हो इंडिया में, जब आप दुनिया की बात सोचते हो, इंडिया से टी की बात बहुत होती है कि इंडिया से दार्जिलिंग टी और ये सब, हनी की इतनी बात होती नहीं है, क्योंकि किसी ने इंडिया से हनी को ग्लोबल बनाया नहीं था आज तक। तो हमारे लिए जो इंडियन प्रीमियर हनी है वो दुनिया के लिए बहुत एक वैल्यूबल प्रोडक्ट बन सकता है, उस हिसाब से हमने सोचा था। और जो अगर आप ऑपरेशनली सोचो, हमारा सेटअप जो है पूरा वो यहाँ है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट हमने किया था वो यहाँ किया था। अब एक कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस भी आता है। आप अगर आप समझो मिडल ईस्ट में करना चाहते हो वहाँ के हनी के साथ, आपको वहाँ पे फैक्ट्री और पूरा सेटअप करना पड़ेगा। अगर आप बूटस्ट्रैप्ड हो तो वो सब करना बहुत डिफिकल्ट है। और दूसरा फिर आपको एक ऐसा, या तो वन ऑफ द को फाउंडर्स या पार्टनर्स, उनको वहाँ रहना होगा थोड़े समय के लिए, अनलेस आप वाइट लेबल कर रहे हो। तो मेरे लिए एक वो था कि हमें प्रोडक्ट का एंड टू एंड खुद संभालना था। 2020 में हमने एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी लिया, वो इंडिया के वन ऑफ लार्जेस्ट हनी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ काम करके, क्योंकि अब हमारे पास फार्मर्स से लेके लोगों के टेबल तक का पूरा प्रोसेस हमारे कंट्रोल में। तो जब आपको वो क्वालिटी कंट्रोल करना है, वहां पे एक लेवल ऑफ कंट्रोल रहना काफी जरूरी है। तो इस वजह से हम लोग ने इंटरनेशनली सेटअप नहीं किया है। मे बी एट अ सर्टेन साइज एंड स्केल वो एक अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन हिमालयन हनी जो इतना बल्क में हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम उससे क्यों नहीं ब्रांड बना सकते? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, हिमालयन हनी क्या है? वो सोर्स से डिपेंड करता है। तो मल्टी फ्लोरल हनी इज द नॉर्मल नेम फॉर हनी। हमने क्या किया, जो हमारा सोर्स है, जो हिमालयन फुटहिल्स से हम प्रोक्योर करते हैं, जो बी फार्म्स के साथ हम काम करते हैं, इसीलिए हमने उसको नाम दिया हिमालयन हनी। तो जैसे मैंने कई हनी सुनी है ओरिजिन बेस्ड, मतलब जैसे कुछ केसर वाली सैफरन हनी होती है। हाँ, बट केसर जो है वो एक एडिशन है, वो एक इन्फ्यूजन है। जैसे कश्मीरी हनी होती है, वो एक सोर्स के ऊपर है वापस, ठीक है। अकेशिया हनी सोर्स के ऊपर है वो। जैसे मनुका हनी, आज दुनिया में लोग इतनी बातें करते हैं मनुका हनी की, बट मनुका हनी का जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है। वो एक कंट्री से ही है, लार्जली न्यूजीलैंड से। सर जैसे कि नॉर्मली आपने स्टार्ट कर दिया, मार्केट में कॉपी कैट्स बन जाते हैं जनरली। जैसे आपने पैकेजिंग इनोवेशन किया या हनी के अंदर आपने न्यू फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ किए, तो कॉपी कैट मार्केट्स में आ जाते हैं। तो सर आप उसे कैसे देखते हैं, मतलब उसे कैसे आप ओवरकम करेंगे अगर इन फ्यूचर ऐसा होता है तो, या अभी भी हो रहा है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली, बिकॉज जो भी आप सोचो ग्रोइंग ब्रांड है, उनके लिए बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ सकता है। हमारे सेगमेंट में मेरी ऐसी ये सोच है कि क्योंकि हम लोग एक हैबिट क्रिएशन भी कर रहे हैं, एक ऐसा इनोवेशन है जो बहुत लोगों को पता भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा लोग इसको करेंगे, एक जल्दी हैबिट बनेगा। तो मैं उसको एक पॉजिटिवली सोचता हूँ कि अब हैबिट बनाने में बहुत लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। दूसरी बात, जो इससे अगर आप अपना बिजनेस का मोड बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका स्पीड ऑफ इनोवेशन जिस पे आप काम कर रहे हो, या यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट, उस पर आपको कंसिस्टेंटली काम करना होगा। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे बिजनेस में हम लोग एक पैकेजिंग इनोवेशन कर रहे हैं। हमारा जो बड़ा विजन है, वो विजन है कि लोगों को हेल्दी ईटिंग आसानी से कैसे दिया जाए। तो आज अगर हनी में कोई आके कॉपी कैट कर भी ले, फॉर एग्जाम्पल, हमने हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है चोको ट्विक्स। आज के टाइम में पेरेंट्स के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चों के लिए चॉकलेट को कैसे अनजंक किया जाए या चॉकलेट को कैसे कम किया जाए। हम उसमें 51% आमंड डाल के उनको हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो शुगर एक प्रोडक्ट ऑप्शन दे रहे हैं। तो इसको कॉपी कैट को बीट करने का एक तरीका है फास्ट स्पीड ऑफ इनोवेशन, और कंसिस्टेंटली आपको उस पर काम करना होगा। बिकॉज जैसे आप बड़े बनोगे और लोग आके उस प्रोडक्ट पे काम करेंगे। इनिशियल डेज में एक एडवांटेज है, क्योंकि ज़्यादा लोग एक हैबिट क्रिएशन में सपोर्ट कर रहे हैं,
ओवर टाइम इनोवेशन आपका डिफरेंशिएटर बनेगा। तो मैं अपना माइंडसेट थोड़ा सा डालता हूँ। जब मैं एजेंसी रन करता था तो मैंने ना यूट्यूब में फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सिखाई स्टार्टिंग में, उसके बाद मैंने कोर्स भी किया और उसमें भी सिखाया सबको। अब कई लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई तू अपने पेट पे लात मार रहा है, तो अपने कॉम्पिटिशन्स खड़ा कर रहा है, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है मैं थोड़ा ऑनेस्ट बंदा हूँ, तो जो है वो बता देता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि कॉम्पिटिटर्स होना अच्छा होता है, क्योंकि मैंने इतने टाइम डिजिटल मार्केटिंग करी है ना, तो मुझे पता है लोग क्या करते हैं। मतलब जैसे कि मान के चलो आपका जो मेन फोकस है, आपका मेन फोकस हनी नहीं है, आपका मेन फोकस है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। अब आप भी उस पर काम कर रहे हो, मैं भी उसमें अगर आ जाऊं, तो हम दोनों अगर एड स्पेंड करते हैं, एड चलाते हैं, तो हम ना एक तरह से लोगों को अवेयरनेस बढ़ाएंगे, तो ओवरऑल इंडस्ट्री बढ़ेगी। अगर मैं आपकी टांग खींच के, मान लो मार्केट में शेयर है 20 करोड़ का, अब हम लड़ रहे हैं 20 करोड़ के लिए, 50% आपका, भाई नहीं अब मैं 50 नहीं लूंगा 40 मैं लूंगा। मैं कहता हूं अगर हम दोनों साथ में मिलके इस 20 करोड़ को 50 करोड़ करें तो हमारे चंक्स बढ़ जाएंगे। सिमिलरली अगर और कॉम्पिटिटर्स आते हैं तो चंक बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर, मतलब मेरे जैसा देखा है, क्योंकि मैंने इंटरनेशनली ज़्यादा काम किया है, इंडिया के अंदर मैंने देखा है कि लोगों का माइंडसेट है दूसरों को नहीं बढ़ने देना। मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटर्स को हमेशा हेल्दी ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उससे ना मार्केट शेयर बढ़ जाता है, मतलब ओवरऑल मार्केट बढ़ जाती है, और जहां बढ़ती है उसके बाद जो बढ़िया होगा। अब जैसे आपने बोला इनोवेट जो फास्ट करेगा, जो अच्छा प्रोडक्ट ऑफर करेगा, अच्छे प्राइस पॉइंट पे करेगा, कंपटीशन बेसिकली हेल्दी हो जाता है। ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल। मैं 100% आपके साथ मानता हूँ, और मुझे ये भी लगता है कि अगर मैं अपना यूज़ केस लूँ, तो ज़्यादा कंपटीशन जब आएगा तो उससे एक जो फ़ायदा है आपके लिए कि जो आप आज मार्केट, जैसे आपने कहा जो मार्केट साइज है, समझो आज 20 करोड़ या 200 करोड़ का मार्केट है, आप उसको सडनली, क्योंकि आप नए बिहेवियर को क्रिएट कर रहे हो, हमारे लिए जैसे बच्चों को हनी खिलाना आज आप नहीं सोचते, क्योंकि उसको एक मेडिसिनल पर्पस से ही सोचा जाता था पहले। अगर आप उसको एक हेल्दी एक स्वीटनर के से इंट्रोड्यूस कर दो यंग एज पे, आपने एक नया कंज्यूमर बनाया जो लाइफ लॉन्ग उसको यूज करेगा। तो जो मार्केट क्रिएशन है उसमें ज्यादा कंपटीशन आना की उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो जल्दी क्रिएट हो। किसी को जीतने के लिए किसी को हारना जरूरी नहीं है। ये डायलॉग मुझे मारना था तो मैंने मार दिया। मैं रोक के बैठा हुआ था, आप बोल रहे हैं आपकी बात खत्म होगी, फिर मैं डायलॉग मारूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हेलो सर, मेरा नाम अभिषेक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बताया कि आप हनी ट्विग से पहले जॉब करते थे, आपको कब रियलाइज हुआ कि नहीं मतलब अब स्टार्ट कर देते हैं? हमारी जर्नी में मेरे और मेरे को-फाउंडर ने अलग अलग स्टेजेस पे डिसाइड किया फुल टाइम जाना, और हम तीनों ने एट दिस पॉइंट अलग अलग स्टेजेस पे डिसाइड किया, क्योंकि आपको सोचना है जैसे अगर आप बूटस्ट्रैप बिजनेस हो, जब आपके पास फंडिंग नहीं है, आप खुद से बना रहे हो, तो एक कॉस्ट ऑफ लिविंग जो एक इंसान की होती है वैसे 2, 4, 5, वो आपको सोच के करना है ताकि आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सको। अब दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जिनको लगता है कि मैं सब ऑल इन पहले दिन पे जाऊंगा, थोड़े ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि थोड़ा एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बन जाए, एक अडॉप्शन क्रिएट करे, फिर ज़्यादा रिस्क लेने की एपेटाइट होती है। मेरे पार्टनर जो थे वो पहले ग्रुप के थे, क्योंकि हमने फिर ऐसा सिस्टम बनाया ताकि वो सैलरी स्टार्टिंग से ले सके। अगर आप 2 लोग स्टार्टिंग से चालू कर रहे हो तो दोनों की फैमिलीज उस पर डिपेंडेंट हो जाती। तो मैंने जॉब कंटिन्यू किया थोड़ा टाइम, मेरे दिन 16-18 घंटे हो रहे थे तब दोनों मैनेज करने में, बट वो एक कमिटमेंट है आपके अंदर, अगर आपको उस तरीके से करना है या नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रोडक्ट मार्केट फिट एस्टेब्लिश होने के बाद छोटा साइज भी हो, सैम्पल साइज छोटा भी हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या कर सकते हैं, जो एक्चुअल में कभी प्रॉब्लम होती नहीं है। उसको आपको लोगों से जो आपके दोस्त या आपके क्लोज रिलेटिव्स या फैमिली नहीं है, उनसे जानना कि उनकी ये प्रॉब्लम है या नहीं है, और ये आप सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो मेरे हिसाब से एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। हर इंसान में एक अलग रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है कि आप कितना रिस्क कर सकते हो। जैसे मैंने 4 से 5 साल जॉब के साथ मिलके लंबे आवर्स काम करके बिजनेस इनिशियली बढ़ाया। एक सर्टेन साइज पे बढ़ाने के बाद मैंने एक 6 फिगर इंटरनेशनल जॉब छोड़ के इंडिया मूव किया ताकि मैं यहाँ पे स्टार्टअप कर सकूँ। टाइमिंग वो आपके फेवर में होना, वो एक भी लक का भी बात आता है कि अब कब कर रहे हो। जैसे इंडिया में स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, एक कंज्यूमर मार्केट बड़ा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए एक एडवांटेज है, आज के जनरेशन के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है स्टार्टअप्स को एक प्रोफेशन की तरह देखना।
क्योंकि ओवर टाइम अगर आप सोचो 10 साल पहले या 20 साल पहले एंटरप्रेन्योरशिप को इतना सपोर्ट नहीं था फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, गवर्नमेंट से। आज जो हो रहा है ये एक बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है। तो मैं काफ़ी एनकरेज करूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप को एक करियर ऑप्शन ही सोचा जाए स्टार्टिंग से। आपने जैसे बताया कि हनी में पोलन होता है और उसको मतलब फ़िल्टर किया जाता है, बट क्या होता है गांव में कि रॉ हनी लोग लेते हैं, मतलब छत से लिया और उसको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। सो क्या उसके कोई मतलब नुकसान है, और मतलब है तो क्या है? पोलन का जो है अगर आप उसको सोचो तो पोलन एक काफ़ी जगहों पे एक पोलन एलर्जी होता है। तो ऐसा नहीं कि पोलन सबके लिए ख़राब है, पोलन काउंट का इम्पोर्टेंस है आपकी बॉडी में। या अगर आप एक ऐसे विलेज में हैं जहाँ पे पोलन एलर्जी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो उसमें कोई इतना नेगेटिव हेल्थ चैलेंज नहीं है। बट अगर आपको पोलन से एलर्जी है, या बहुत आज दुनिया भर में पोलन एक बहुत बड़ा एलर्जन है, तो उस हिसाब से आपको सोचना ज़रूरी है कि अगर आप वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है उसका कोई हेल्थ। अगर आपको पोलन एलर्जी है तो उससे एक हेल्थ नेगेटिव तरीके से जा सकता है। अगर वो नहीं है तो पोलन का इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। बट आप अगर एक ब्रांड बना रहे हो, आप उस तरह से नहीं सोच सकते कि आपको मेजॉरिटी के बारे में सोचना है कि कितने लोगों को अगर वो इशू हो गया तो आप क्या करोगे। पोलन एलर्जी के सिम्टम्स क्या है? एक चीज़ है, अगर आप जो ज़्यादा मतलब जो सबसे कॉमन तरीके से पता चलता है कि पोलन एलर्जी है किसी को, वो छींकना ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी छींकते हैं लोग। इसके अलग अलग जो तरीके से लोगों को डायग्नोसिस होता है वो काफ़ी डाइवर्स ऑप्शन है। मतलब जब आप सोचो ना, जैसे एलर्जी में किसी को सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है तो वो एक एलर्जिक रिएक्शन है। तो पोलन का एक एलर्जन है। जैसे पीनट से क्या होता है, कोई लोगों को आँख के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, कोई लोगों को छींकना ज़्यादा हो जाता है। तो वो आपके बॉडी पे भी है कि क्या एलर्जन रिएक्शंस है। Hi Paris, Ajay here. So I would like to know more about your Shark Tank journey. How you got selected and और सेलेक्ट होने के बाद जब आपकी स्टोरी पब्लिश हुई ऑन नेशनल टीवी तो क्या इफेक्ट था उसका? ROI क्या था, सेल्स क्या थी आपकी? यार नेशनल टीवी पे आना एक बहुत बड़ी बात है। जो पर्सनल बेनिफिट हुआ कॉन्फ्रेंस में वो एक अनक्वांटिफाइड बेनिफिट है, बट जो अगर सेल्स या बाकी बिजनेस की बात करें, एक सेगमेंट की बात करता हूँ, ई-कॉमर्स, राइट। मेरा वेबसाइट और अमेजोन लेके पहले हफ्ता, अगर आप शार्क टैंक के पहले का टाइम लो तो हफ्ते में हम ₹1,00,000 का सेल करते थे। शार्क टैंक रिलीज होने के हफ्ते में जो 7 days आफ्टर रिलीज अगर मैं उसका देखूँ तो उस हफ्ते में हमने 50 लाख का सेल किया। सो 50x ग्रोथ किया उस टाइम पे। अब 1.5 महीने बाद हम जो स्टेज पे हैं, हमने डेली सेल अबाउट 1 लाख पे स्टेबलाइज किया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें तो अबाउट 9x के आसपास हमने ग्रो किया है, और वो जो इमीडिएट इम्पैक्ट था वो 50x था। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज यंग ब्रांड्स के लिए, और मैं बहुत लोगों को कहूँगा कि शार्क टैंक को आप एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म डेफिनेटली है, बट एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा है। आपको देखना है कि 15 मिनट्स ऑफ टेलीविजन टाइम आपको अदरवाइज क्या कॉस्ट पे मिलता। अगर आपको फंडिंग नहीं भी मिलती है, बट 15 मिनट्स ऑफ एयर टाइम आप कम से कम 1 करोड़ से 1.5 करोड़ अदरवाइज स्पेंड करोगे उस एडवर्टाइजिंग के लिए, और उस लेवल पे ट्रस्ट भी गेन नहीं होगा, और कभी ट्रस्ट गेन नहीं होगा। और हमारे जैसे एक नॉवेल्टी या यूनिक प्रोडक्ट के लिए एक और प्रॉब्लम था शार्क टैंक के पहले, लोगों को पता नहीं था कि ये प्रोडक्ट क्या है। मुझे सबसे बड़ा सवाल आता था, अच्छा हनी सैशे में है, हनी एक सिंगल सर्व में है, इसका क्या करें। शार्क टैंक के बाद लोग सामने से बोल रहे, अरे यार ये तो हमने देखा नहीं था, ये हमें ऑर्डर करना है। बिना एड्स चलाए मैं कह रहा हूँ पहले हफ्ते में हमने 50 लाख का सेल किया। वो एक इम्पैक्ट है शार्क टैंक का या नेशनल टीवी का, जो और कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं दे सकता। और B2B में क्या फर्क पड़ा? क्योंकि जो 1 साल की साइकिल थी अब तो ट्रस्ट भी गेन हो गया। तो B2B में 2 चीजें हुए। एक, जो न्यू क्लाइंट एक्विजिशन की अगर हम बात करें, वो प्रोसेस बहुत स्पीड अप हो चुका था। हम लोग 2 हफ्ते में अब क्लोज कर रहे थे, बिकॉज लोगों ने देख लिया टीवी पे, नेशनल टीवी पे लोगों ने देखा कि शार्क्स ने उसको अप्रिशिएट किया, उसका एक इम्पैक्ट बहुत इमीडिएटली मिला। दूसरा था ट्रस्ट। मुझे नहीं लगता है कि आपको नेशनल टीवी और शार्क टैंक जैसे शो के अलावा हमारे जैसे ब्रांड को इतना जल्दी एग्जिस्टिंग क्लाइंट से इतना ज़्यादा ट्रस्ट और न्यू क्लाइंट से इतना ट्रस्ट इतना जल्दी मिल सकता था। तो B2C कंज्यूमर का तो ट्रस्ट मिला ही, बट B2B में भी बहुत ज़्यादा मिला। ठीक है। और
कोई क्रैक हुआ शार्क में से इन द सेंस, सॉरी। उनके बिजनेस के अंदर आपका प्रोडक्ट? तो हाँ, आई थिंक हमने जो डिसीजन लिया जिस शार्क के साथ हम काम कर रहे हैं, तीनों काफ़ी इन्वॉल्व हो गए हैं ऑलरेडी। सो ओयो की अगर मैं बात करूँ तो ओयो की टीम ने हमें 20 ऑफ देयर प्रीमियम प्रॉपर्टीज इन द बिफोर इवन शार्क टैंक हैड रिलीज्ड, 20 ऑफ देयर प्रीमियम प्रॉपर्टीज में सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, टेबल टॉप रखा हुआ है, जहाँ से डिस्कवरेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और अब जो वो उनकी फ्रेंचाइजेज हैं वो ऑर्डर करना चालू कर रहे हैं। दूसरा, अगर लेंसकार्ट देखें, उन्होंने एक सोशल मीडिया सीरीज चालू की है कॉल्ड हसलर। तो वहाँ आके उनकी टीम आई थी हमारे फैक्ट्री में, उन्होंने हमारी जर्नी को डॉक्यूमेंट किया है। हर ब्रांड, जैसे अगर ओयो है क्योंकि हॉस्पिटैलिटी है, वहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट को रिलेशन है। जैसे अगर आप लेंसकार्ट या शादी.com देखो, वहाँ पे डिफरेंट तरीके के एंगेजमेंट्स उन्होंने किए। बट मुझे लगता है कि जो उन्होंने हमें ट्रस्ट दिखाया है, और जो छोटी, अभी कल हम लोग पीयूष बंसल जी से मिले थे, 1.5 घंटा हमने उनके साथ बिजनेस के फ्यूचर के बारे में बात की है। आप सोचो कि बिना शार्क टैंक के ऐसे जो दिग्गज एंटरप्रेन्योर हैं, आप उनसे इतनी एडवाइस कैसे ले सकते हो? वो बैठ के हमारे साथ बोल रहे हैं, यार आपको इस बिजनेस को 100 करोड़ एक साल में आप कैसे बनाओगे? आपको भी जो कॉन्फिडेंस मिलता है उस टाइम में कि यार इसको मैं 100 करोड़ का बना सकता हूँ। 6 साल जब आपने खुद टाइम डाला है, 5, 10, 15 करोड़ का बिजनेस बनाया है, आपको लगता है एक सीलिंग है कहीं ना कहीं। सामने शार्क का कॉन्फिडेंस है आप में और आपके प्रोडक्ट में, बिकॉज शार्क टैंक के पहले तो आप उनको जानते नहीं हो, उनका तो एक्सपीरियंस आपके प्रोडक्ट को देख के हुआ है और उनको लगता है कि इसमें इतना पोटेंशियल है। शार्क टैंक का एक डायरेक्ट रेवेन्यू इम्पैक्ट है, बट मेरे हिसाब से जो इन अदर बेनिफिट्स का जो आप क्वांटिफाई नहीं करते हो, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे और लीडरशिप पे भी। What is your final piece of advice for new entrepreneurs? यार मुझे ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक जर्नी है, आपको उसे इमीडिएट गेन्स के बारे में नहीं सोचना है। बहुत लोग एंटरप्रेन्योर इसलिए बनते हैं क्योंकि उनकी फैमिली या उनके एनवायरनमेंट में वही एक ऑप्शन मिलता है कि उन्हें जॉब करने के लिए जो एनवायरनमेंट की ज़रूरत है या जो अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है वो कभी कभी नहीं मिलती है। तो कोई होते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बाय डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं, कोई होते हैं जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, जो इसको एक स्केल के हिसाब से सोचते हैं, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से सोचते हैं। मुझे लगता है कि दोनों टाइप के जो लोग हैं उनके लिए जर्नी थोड़ी थोड़ी अलग होती है। आपको लग सकता है, जैसे मैं एक काफ़ी एवरेज हाउस होल्ड से आया, मेरे पास इतना कोई पैसा नहीं था कि मैं पहले साल में जाके 50 करोड़ का बिजनेस बना सकूं, बट मुझ में वो पैशन था कि बिजनेस करना है, एथिकली करना है और बड़ा करना है ओवर टाइम। तो परसिस्टेंस मेरा पहला एडवाइस रहेगा कि आप सोचो कि आप आज के लिए नहीं बना रहे हो, आप फ्यूचर के लिए बना रहे हो। दूसरी एडवाइस रहेगी कि आप अपने साथ टीम सही बनाओ। आप बिजनेस बड़ा करने में कभी भी सोलो एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करते हैं। या तो आप एक सोलो फाउंडर हो बट आपकी जो फाउंडिंग टीम है वो काफ़ी स्ट्रांग है, या आपके पास को फाउंडर्स है जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स हैं। नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कि 2 या 3 को फाउंडर होने एक बिजनेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, बिकॉज स्किल सेट डिफरेंस आ जाता है। प्लस जब आपको लगता है कि एक आइडिया डिस्कशन अगर हो रही है, जब मल्टीपल थॉट और माइंडसेट्स आ जाते हैं तो उससे जो आउटकम आता है वो हमेशा एक एनहेंस्ड आउटकम आता है। तो ये मेरे हिसाब से 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक, सही लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करो, और दूसरा, परसिस्टेंट रहो। अगर आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट, मैं इसको काफ़ी रिपीट करता हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम दिखा है, मुझे ये सॉल्व करना है। आप लोगों से समझो, तो एक बार वो एस्टैब्लिश हो जाए उसके बाद परसिस्टेंट रहो, टाइम लगेगा। अगर आप अमन की भी स्टोरी ले लो, उन्होंने 5 स्टार्टअप्स पहले किए थे इसके पहले, आज वो जाके शार्क टैंक पर शार्क हैं, बट वो 5 स्टार्टअप स्टार्ट करके फेल करके फिर बोर्ड बनाई उन्होंने। तो डोंट थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज ओनली फॉर टुडे एंड नाउ, और सबके साथ ग्रो करो। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छे तरीके से अपने ऑडियंस के भी आंसर दिए, और मेरा भी थोड़ा दिमाग खुला, ऑडियंस मतलब किस तरीके से हनी इंडस्ट्री काम करती है। और आपने जो बताया ना एक्सपोर्ट वाला सीन, कि कैसे एक कंट्री को चुना जाए, और वहाँ का माइंडसेट भी हमारे इंडिया की तरह ही है। मतलब आपको कंट्री समझनी है, जैसे आप स्टेट के अंदर ग्रो कर रहे हो वैसे वहाँ पे भी ग्रो करना है, हमेशा सेम माइंडसेट रखना है। वो बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव था। तो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होते हुए उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।